जब रुकिया शुरू में ऑफिसर बनी थी, लोग उसके पीठ पीछे बात किया करते थे। इसे कुछ की फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया है, इसी वजह से ग्रेजुएशन से पहले ही इसे ऑफिसर बना दिया गया। लेकिन उन सब की बड़बड़ को काइन शीबा आकर रोक देता है। मैं हूँ तुम्हारा लेफ्टिनेंट काइन शीबा। हेलो। ये कौन सा तरीका है अपने सीनियर से बात करने का? मैंने तुम्हें अपना पूरा इंट्रोडक्शन दिया है, तुम्हारा नाम और मेरे लिए सर कहाँ है? आपसे मिलकर अच्छा लगा काइन सर, और मेरा नाम रुकिया है। शाबाश, ये हुई ना कुछ बात। हमारे कैप्टन की तबीयत ठीक नहीं रहती तो ज्यादातर चीजें मैं ही देखता हूँ। इसके बाद रुकिया अपने बड़े भाई के पास जाती है। तुम्हारी सीट क्या है? मुझे कोई इम्पोर्टेंट सीट नहीं मिली है, मैं बस एक नॉर्मल ऑफिसर हूँ। ठीक है, तुम जा सकती हो यहाँ से। काइन रुकिया को बड़े ही अच्छे से ट्रीट किया करता था। जब तक तुम इस स्क्वाड में हो तुम मुझे अपनी फैमिली जैसा ही समझना। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे बता सकती हो। देवा देख जरा कैसे छिछोरी हरकतें चल रही है? रुकिया, क्या तुम हमारी भाभी बनने वाली हो? ट्रेनिंग के दौरान एक हॉलो रुकिया के ऊपर हमला करने वाला था, पर काइन आकर उसे मार देता है। इसके बाद हम काइन को मियाको के साथ देखते हैं, जो कि उसकी वाइफ है। मियाको दिल की बहुत ज्यादा अच्छी है और रुकिया बड़ी होकर उसी की तरह बनना चाहती है। एक दिन मियाको को ऑर्डर मिलता है, उसे एक हॉलो के बारे में डिटेल्स इकट्ठा करनी थी, जिसे अब तक जितने भी सोल रीपर्स मारने गए हैं वो जिंदा वापस नहीं लौटे। इसकी वजह से काइन को उसकी फिक्र हो रही थी। तुम फिक्र मत करो, मुझे बस डिटेल्स इकट्ठा करनी है, और वैसे भी इतने सारे तो लोग हैं मेरे साथ। कुछ समय बाद वो लोग मियाको को लेकर आते हैं। वो मरी तो नहीं थी, पर उसके साथ जो भी गया था वो मर चुका है। रात को मियाको अचानक से उठ जाती है। वो वहाँ पर कुछ सोल रीपर्स के पास जाकर उनके ऊपर हमला करने लगती है। चीखें सुनकर वहाँ रुकिया और शीरो आते हैं, जो देखते हैं मियाको ने वहाँ सभी गार्ड्स को मार दिया था। मियाको जब उनके ऊपर भी हमला करने वाली थी, काइन उसके सामने खड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो जंगल के अंदर चली जाती है। वो लोग जब उसके पीछे जाते हैं, रास्ते में उसने कई सोल रीपर्स को भी मार दिया था। वो तीनों जब जंगल में पहुंचते हैं, वहाँ उन्हें एक हॉलो दिखता है। साथ ही आसपास सोल रीपर्स के कपड़े भी थे, पर मियाको कहीं भी नहीं दिख रही थी। तुमने अब तक कितने सोल रीपर्स को खाया है? तुम्हें क्या लगता है मुझे इससे फर्क पड़ता है? मैं तो बस ये सोच रहा हूँ, उस औरत को मारने से पहले उसका थोड़ा और इस्तेमाल करना चाहिए था। काइन गुस्से में उस हॉलो की तरफ बढ़ने लगता है और वो अपनी स्वॉर्ड को भी रिलीज कर देता है। वो उसके सभी टेंटिकल्स को काटने लगता है, पर वो हॉलो काफी ताकतवर था और वो उल्टा ही काइन के ऊपर भारी पड़ने लगता है। ये देखकर रुकिया उसकी मदद करने जाने लगती है, पर शीरो उसे रोक देता है। रुकिया, जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। लड़ाइयाँ दो तरह की होती हैं, एक जान बचाने के लिए और दूसरा अपने आत्म सम्मान के लिए। इस समय काइन अपने और मियोको के सम्मान के लिए लड़ रहा है। अपने दोस्तों की मदद नहीं मांगोगे? तुम्हारे लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। लगता है तुम्हारे साथ भी वही करना होगा जो तुम्हारी वाइफ के साथ किया था। तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल करके तुम्हारे साथियों को मारना होगा, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। उस हॉलो की बॉडी में से उसके मसल्स फाइबर बाहर निकलने लगते हैं, जो काइन के शरीर के अंदर चले जाते हैं। इसकी वजह से वो उसकी बॉडी को कंट्रोल करने लगता है। सबसे पहले ये पित्ती मरेगी। लेकिन तभी शीरो आकर उसे ब्लॉक कर देता है। रुकिया, तुम जाओ यहाँ से, मैं इसे संभालता हूँ। इसके बाद वो उसके साथ लड़ने लगता है। मुझे कैसे मारोगे? मेरी बॉडी और काइन की बॉडी फ्यूज हो चुकी है। तभी शीरो उसके ऊपर हमला कर देता है। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम दोनों को साथ में मार दूंगा। ये सुन के हॉलो डर जाता है और पीछे भागने लगता है। तभी अचानक से शीरो के मुंह से खून बाहर आता है और वो हॉलो रुकिया के ऊपर हमला करने जाता है। रुकिया उसकी बॉडी में तलवार घुसाकर उसे मार देती है और रुकिया रोने लगती है। ब्याक्युआ, क्या तुमने रुकिया के एक्सिक्यूशन के बारे में सुना? हाँ सुना मैंने। कौन सी बड़ी बात है? वो तुम्हारी छोटी बहन है, तुम क्या उसे ऐसे ही मरने दोगे? ये हमारा फैमिली मैटर है, वो मरती है तो मर जाने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। गुस्से में शीरो उसका कॉलर पकड़ लेता है, पर तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है। इसके बाद रुकिया को उसकी एक्सिक्यूशन के लिए लेके जाया जा रहा था। दूसरी तरफ ज़राकी अपने कंधे पर याचिरो और ओरिहिमे को लेकर भाग रहा था और उसके पीछे उसकी स्क्वाड के मेंबर्स भी थे। वो सब इचिगो को ढूंढ रहे हैं, जहां ओरिहिमे केनपाची को रास्ता बता रही थी और उसके साथ साथ याचिरो भी रास्ता बताने लगती है। कैप्टन, आपको इसकी बात जरा भी नहीं सुननी चाहिए, ये डायरेक्शन के मामले में जोरों से भी बेकार है। दूसरी तरफ ये तीनों अबला नारियां अभी तक जेल में ही बंद हैं। तभी उनके पास की दीवार टूट जाती है और अपने सामने केनपाची को देखकर कांजू डर जाता है, पर जब वो उसके कंधे पर ओरिहिमे को देखते हैं उनके दिल को थोड़ी शांति मिलती है। इसके बाद हम ब्याक्युआ को देखते हैं, जिसके पास एक मैसेंजर आता है। कैप्टन, अब आपको सोक्योक्यू के लिए निकलना चाहिए। वहीं ब्याक्युआ अपने कबर्ड के अंदर हिसाना की फोटो देख रहा था, जो कि उसकी वाइफ थी और रुकिया की बड़ी बहन। इसके बाद हम बाकी के स्क्वाड के कैप्टन और लिeutenants को देखते हैं, जो कि एक्सिक्यूशन के लिए उसी जगह पर जा रहे हैं। वहीं याचिरो फिर से उन सबको एक गलत रास्ते पर ले आई है। मैंने पहले ही कहा था, यह हमेशा गलत रास्ते पर लेकर आती है। तभी याचिरो आकर उसके टकले को खाने लगती है। मेरी मदद करो। तभी केनपाची को स्पिरिचुअल प्रेशर फील होता है और हम देखते हैं कि उसके पीछे दो कैप्टन्स और उनके लिeutenant हैं। हारने के बाद तुम सठिया गए हो क्या, जो इन घुसपैठियों की मदद कर रहे हो? मैं कुछ भी करूं, तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक सकते हो? ज़राकी अकेला ही उन दोनों से लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है और बाकी सब वहाँ से जाने लगते हैं। तुम फिक्र मत करो, ज़राकी कभी नहीं हारते। लेकिन उनके साथ चिका और इकाकू नहीं आए थे, जो कि उन कैप्टन्स के लिeutenant को संभालेंगे। तो अब केनपाची के सामने सिर्फ दो कैप्टन्स थे, जिनमें से एक
एक का नाम साजिन है और दूसरे का कानामे। साजिन जैसे ही अपनी तलवार को बाहर निकालता है, आसपास लेजर से लगने लगते हैं। कानामे भी अपनी स्वॉर्ड को रिलीज करता है, जिससे आसमान से तलवारों की बारिश होने लगती है। पर सारी धूल हटने के बाद वो लोग देखते हैं कि ज़राकी अपनी जगह से हिला भी नहीं था और बस खड़ा खड़ा स्माइल कर रहा है। दूसरी तरफ रेंजी की प्रैक्टिस पूरी हो गई है। तुम्हें लगता है वो बांकाई को रिलीज कर पाएगा? वहीं इचिगो अभी भी ज़ांगेत्सु के साथ लड़ रहा था और वहाँ पर एक नहीं बहुत सारे ज़ांगेत्सु हैं और उन सब के पास एक एक तलवार है। मुझे यकीन है वो अपने बांकाई को जरूर मास्टर करेगा। इचिगो ज़ांगेत्सु से लड़ना जारी रखता है, जहाँ वो बार बार हार ही रहा था, लेकिन वो जितनी बार भी हार जाए वो फिर से खड़ा होता है। उन दोनों की लड़ाई चलती रहती है। दूसरी तरफ रेंजी ने काफी सारे सोल रीपर्स को बेहोश कर दिया है और वो रूकिया को बचाने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है। तभी उसे एक खतरनाक सा स्पिरिचुअल प्रेशर फील होता है और ऊपर देखने पर उसे पता लगता है कि वहाँ पर ब्याक्युआ कुछ की है। ब्याक्युआ उसके ऊपर हमला करने जाता है, पर रेंजी उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। कैप्टन, आप सेम टेक्निक से मुझे नहीं हरा सकते। तुम्हारी तो जबान भी चलने लगी है। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी तलवार को रोक सकते हो? इसके बाद रेंजी भी अपनी स्वॉर्ड की शिकाई फॉर्म को रिलीज करता है। वहीं ज़ांगेत्सु इचिगो को बुरी तरह से घायल कर देता है। तुम अब और ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बांकाई को मास्टर करने से पहले ही तुम मर जाओगे। दूसरी तरफ रेंजी अपने बांकाई को रिलीज करता है। अगर आपने मुझे रूकिया को बचाने नहीं जाने दिया तो मुझे आपको मारना होगा। तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो? तुम मुझे मेरे घुटनों पर भी नहीं ला सकते। तो रेंजी उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, जिससे आसपास तो काफी तबाही मच रही थी, पर ब्याक्युआ को बचने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो बड़ी आसानी से उसके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को रिलीज करता है और वो सारी ब्लेड्स उसके बांकाई को काटने जाती हैं। उसके बांकाई के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, पर तभी वो फिर से जुड़ जाती है, क्योंकि इससे पहले कि ब्याक्युआ की ब्लेड्स उसके बांकाई को काट पाती, उसने पहले ही अपने बांकाई को अलग कर दिया था। इसके बाद रेंजी अपने बांकाई से लगातार ब्याक्युआ के ऊपर हमला करता ही जाता है, लेकिन ब्याक्युआ अपने कीडो से हमला करके उसके बांकाई को ऑफ बैलेंस कर देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो अपने बाकुडो स्पेल से रेंजी को उसी जगह पर जकड़ लेता है। इसके बाद वो अपने बांकाई को रिलीज करता है। उसके चारों तरफ बहुत सारी तलवारें आ जाती हैं, जो कि छोटी छोटी ब्लेड्स में बट जाती हैं। इन ब्लेड्स की मदद से वो रेंजी के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से उसका बांकाई भी टूट जाता है और रेंजी अब हार कर जमीन पर गिरा हुआ था। लेकिन रेंजी हार नहीं मानता। वो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके अपनी स्वॉर्ड को फिर से बनाता है और उससे लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन ब्याक्युआ फिर से उसके ऊपर हमला करता है। अगर तुमने फिर से हिलने की कोशिश की तो यह हमला इस बार तुम पर होगा। जब बिना यूजर के कहे बांकाई डिसअपीयर होता है, इसका मतलब है कि वो मरने वाला है। तो बताओ मुझे, क्या अब भी तुम रूकिया को बचाना चाहते हो? कैप्टन का स्पिरिचुअल प्रेशर इतना ज्यादा है कि मैं अपनी उंगली भी नहीं उठा पा रहा हूँ। क्या मैं इनसे लड़ सकता हूँ? तभी वो इचिगो को याद करता है, जो इतनी बार हारने के बावजूद भी बार बार खड़ा हो रहा था। तो वो उसी की तरह खड़ा होता है और ब्याक्युआ के ऊपर हमला करने जाता है, पर जैसे ही वो तलवार उसे छूती है वो अपने आप ही टूट जाती है और रेंजी जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद ब्याक्युआ वहां से चला जाता है। रूकिया भी फील कर पा रही थी कि रेंजी का स्पिरिचुअल प्रेशर एकदम से कम हो चुका है। तभी उसके पास जिन आता है। गुड मॉर्निंग रूकिया, कैसी हो? वही रूकिया हमेशा से ही जिन से नफरत करती है, क्योंकि जब वो उससे पहली बार मिली थी वो किसी हंसमुख इंसान की तरह स्माइल ही करता रहता था, पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पूरे शरीर पर सांप लिपटे हुए हैं और वो हमेशा की तरह आज भी स्माइल कर रहा है। तुम बड़ी परेशान लग रही हो। फिक्र मत करो, वो भी नहीं मरा है, पर जल्द ही मर जाएगा। एक और बात, क्या बोलती हो? बचा लूं मैं तुम्हें? मुझे एक सेकंड भी नहीं लगेगा। कैप्टन, आप क्या कह रहे हैं? क्या सच में मुझे बचाना चाहता है? पर क्यों? तुम सीरियस हो गई थी क्या? अरे मजाक कर रहा था। अच्छा मैं चलता हूँ। रूकिया ने खुद को मरने के लिए तैयार कर लिया था, पर जिन की बातों की वजह से उसमें फिर से उम्मीद आ गई, जो कि उतनी जल्दी टूट भी गई और वो गुस्से में चिल्लाती है। दूसरी तरफ केनपाची दो कैप्टन से एक साथ लड़ रहा था और वो अकेला ही उन दोनों पर भारी भी पड़ रहा है। तुमसे लड़ने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। कम से कम मरने से पहले अपने बांकाई को तो रिलीज करो। तुम जैसे धोखेबाज को मैं अपना बांकाई कभी नहीं दिखाऊंगा। तो ठीक है, तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करता हूँ। जब से तुमने स्क्वाड 11 के कैप्टन को मारा है, तुम बिल्कुल एक मॉन्स्टर जैसे लगते हो, जो कभी भी यहाँ की शांति को भंग कर सकता है, और तुमने आज मुझे सही साबित किया है और आज मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। इसके बाद कनामे अपने बांकाई को रिलीज करता है। वहाँ आसपास काफी सारी रिंग्स फैल जाती हैं और उनके बीचों बीच एक काला सा स्फेयर बनता है, जिसके अंदर केनपाची पहुंच जाता है। इस स्फेयर के अंदर ना ही केनपाची कुछ देख सकता था, ना सुन, ना ही सूंघ सकता था, और कानामे जहाँ चाहे वहाँ से उसके ऊपर हमला कर सकता है। लेकिन तभी ज़राकी उसे पकड़ने की कोशिश करता है। बिना अपने सेंसेस के भी ज़राकी उसके अटैक्स के जरिए उसकी मूवमेंट्स का पता लगाने लगता है। तुम सच में एक मॉन्स्टर हो। वहीं रूकिया अब सोक्योक्यू के पास पहुंच गई है, पर इचिगो अभी तक ट्रेनिंग कर ही रहा है। दूसरी तरफ हिसागी युमिचिका के ऊपर भारी पड़ रहा था, पर तभी वो लोग देखते हैं कि कानामे ने अपने बांकाई को रिलीज कर दिया है। अब मुझे कैप्टन नहीं देख रहे हैं, यानी मैं अपनी असली पावर को दिखा सकता हूँ। स्क्वाड 11 में सब लोग ऐसी स्वॉर्ड को रखते हैं जो कि डायरेक्ट फाइटिंग में काम आती है, कोई हाडो जैसी नहीं, जो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ।
वो एक सीक्रेट है, तो केनपाची और इकाकू को मत बताना। वहीं उस स्फीयर के अंदर केनपाची अब उसके अटैक्स को डॉज कर पा रहा था। मैं उसके अटैक्स को तो डॉज कर पा रहा हूँ और उस पर हमला नहीं कर पा रहा। मैं अगर उसे काटूंगा नहीं तो जीतूंगा कैसे? लेकिन तभी केनपाची अपनी जगह पर चुपचाप खड़ा हो जाता है और जब कनामे उसके ऊपर हमला करता है उसकी तलवार उसके शरीर के अंदर फंस जाती है और केनपाची उसके हाथ को पकड़ लेता है। कैसा लगा मेरा प्लान? जिसके बाद वो उसको बुरी तरह से घायल कर देता है, जिससे उसका बांकाई भी खत्म हो जाता है। इसके बाद वो कनामे को खत्म करने वाला था, पर तभी साजिन आकर उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, पर इससे उसका हेलमेट टूट जाता है और हम उसके असली थोपड़े को देखते हैं, जो कि असल में एक वुल्फ जैसा दिखता है। कुछ देर पहले तो तुम मुझे मॉन्स्टर बुला रहे थे और अपनी शक्ल तो देखो। ये सुनकर साजिन को गुस्सा आ जाता है और वो अपने बांकाई को रिलीज करता है, जो कि एक बड़ा सा स्वॉर्ड्समैन है। उससे लड़ने के लिए ज़राकी और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। दूसरी तरफ रुकिया के एक्सिक्यूशन के लिए लगभग सारे कैप्टन और उनके लिeutenants वहां पर आ चुके हैं। यामाटो रुकिया से पूछता है कि क्या उसकी मरने से पहले कोई आखिरी ख्वाहिश है। रुकिया कहती है कि जो लोग उसे बचाने आए हैं उन्हें सही सलामत वापस भेज दिया जाए। जब साजिन और केनपाची लड़ रहे थे तभी वो देखते हैं कि सोक्योकी की पावर्स को रिलीज किया जा रहा है। इस चीज को बाकी के सोल रीपर्स भी नोटिस करते हैं, जो अभी तक उस लोकेशन पर नहीं पहुंचे थे। ये देखकर शीरो के सबऑर्डिनेट्स पैनिक कर जाते हैं। तभी वो किसी रूम से बाहर निकलता है और वो सोक्योको को डिस्ट्रॉय करने के लिए पूरी तैयारी से निकला था और यही में कंफ्यूज थी कि वो सब है क्या। तो याचिरो उसे बताती है कि एक्सिक्यूशन शुरू हो गया है। वहीं यामामोटो सभी घुसपैठियों को सेफली वापस भेजने के लिए मान जाता है, लेकिन असल में वो झूठ बोल रहा था। और उनोहाना कहती है कि अगर इन शब्दों से उससे शांति मिलती है तो अच्छा ही है। वहां पर कुछ लोग आकर उसकी रस्सियों को खोल देते हैं, जिसकी वजह से उसकी पावर्स अनलीश होने लगती हैं और रुकिया फिर से अपनी मौत को एक्सेप्ट करने लगती है। रुकिया को कुछ पत्थरों के सहारे ऊपर लेकर जाया जाता है, जिसके बाद सोक्योको की पावर्स रिलीज हो जाती है। जिसके बाद सोक्योको की असली फॉर्म दिखाई जाती है, जो कि एक आग से बनी हुई बर्ड है। रुकिया सोचती है कि उसने अपनी जिंदगी काफी अच्छे तरीके से जी है और उसे किसी भी बात का कोई रिग्रेट नहीं है। और आखिरी में इचिगो को याद करके वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है। सोक्योको रुकिया को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वो रुक जाता है। सभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो रुक क्यों गया। हाय रुकिया, कैसी हो? रुकिया फिर से उसके ऊपर भड़कने लगती है। तुम्हें समझ नहीं आता, तुम मेरे भाई को नहीं हरा सकते, चले जाओ यहाँ से। ऐसा कैसे हो सकता है? सोक्योको के अंदर 10 लाख जानपाक्टो उसकी ताकत है, वो एक ही जानपाक्टो से उसे कैसे रोक सकता है? इचिगो उसे पीछे ढकेल देता है और सोक्योको फिर से उसके ऊपर हमला करने वाला था। रुकिया उसे यहाँ से जाने को कहती है, तुम उसके दूसरे हमले को नहीं रोक पाओगे। तभी वहाँ पर जोशिरो पहुंच जाता है और उसके साथ शुनसुई भी आ जाता है। वो उसकी गर्दन में एक रस्सी को बांधते हैं, जिसके बाद उसकी फॉर्म वहाँ से खत्म हो जाती है। इसके बाद इचिगो अपनी तलवार से उस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमला करता है, जिससे वो टूट जाता है और अब उसने रुकिया को वहाँ से फ्री कर दिया था। इसके बाद रंजी भी वहाँ पर पहुंच जाता है। हे रंजी कैच! वो रुकिया को उसकी तरफ फेंक देता है, जिसे किसी तरह रंजी कैच कर लेता है। वो उसे रुकिया को यहाँ से लेकर जाने को कहता है। सारे लिeutenants उसके पीछे जाने लगते हैं, पर तभी उनके सामने इचिगो आ जाता है। वो तीनों अपनी जानपाक्टो की शिकाई फॉर्म को रिलीज करके उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, पर इचिगो पलक झपकते ही उन तीनों को हरा देता है, वो भी बिना अपने वेपन का यूज किए। जिसके बाद उससे लड़ने वहाँ पर ब्याक्युआ आ जाता है, पर इस बार भी इचिगो ने उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया था। ब्याक्युआ उससे पूछता है कि वो इतनी बार हारने के बाद भी बार बार रुकिया को बचाने क्यों आ जाता है। ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम तो उसके भाई हो ना, फिर क्यों नहीं उसे बचा रहे? अगर मैंने तुम्हें जवाब दे भी दिया तब भी तुम जैसा इंसान इसे समझ नहीं पाएगा। ब्याक्युआ अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को रिलीज करता है, लेकिन इस बार इचिगो पर उसका कोई असर नहीं होता। दूसरी तरफ जब रुकिया को लेकर रंजी भाग रहा था, वो लगातार चिल्लाए जा रही थी, तुम चिल्लाना बंद करोगी? कोई सुन लेगा हमें। इसके बाद वो उसे बताता है कि ट्रेनिंग के दौरान इचिगो ने उसे बता दिया था कि वो उसे क्यों बचाना चाहता है। दूसरी तरफ शीरो और शुनसुई के सामने यामामोटो आ जाता है। जो तुमने किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तभी शुनसुई शीरो को लेकर वहां से भागने लगता है, क्योंकि अगर वो वहां पर उस बुढ़े से लड़ते तो सभी लोग मारे जाते। दूसरी तरफ जो शीरो के साथी थे उन्हें सोईफोंग मारने लगती है। वो उसे जान से मारने ही वाली थी, तभी वहां पर योरोइची आ जाती है और उसे साथ में लेकर खाई से नीचे गिरने लगती है। वहीं योरोइची और सोईफोंग एक दूसरे को जानते थे। वहीं इसाने को जब होश आता है, वो एक अजीब से क्रीचर पर थी जिसका नाम मीनाजुकी है और उसके अंदर उन्होंने बाकी के लोगों को भी रखा था, जिसकी वजह से वो थोड़े बहुत तो हील हो ही गए होंगे। वो उन सभी को रिलीफ स्टेशन में ले जाने को कहती है। वो दोनों भागते भागते काफी दूर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर किसी को भी चोट नहीं आएगी। वही ननाओ अभी वहां पहुंची थी और वो काफी ज्यादा थक चुकी है, पर उन दोनों से पहले वहां पर यामामोटो पहले से ही बैठा हुआ था। तो क्या तुम लोग लड़ने के लिए तैयार हो? ननाओ जानती है कि हेड कैप्टन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो उन दोनों की मदद करना चाहती थी, लेकिन यामामोटो के ऑरा की वजह से ही उसकी हालत बुरी हो जाती है और वो अपने घुटनों पर आ जाती है। तो शुनसुई उसे उठाकर वहां से दूर रख देता है, लेकिन ननाओ की हालत अभी भी बहुत खराब थी। इसके बाद शुनसुई ग्राउंड में पलक झपकते ही वापस आ जाता है। इसके बाद यामामोटो अपनी तलवार को निकाल लेता है और जब वो अपना रोब हटाता है, हम देखते हैं कि उसकी बॉडी एकदम तगड़ी सी है। यामामोटो का स्पिरिचुअल प्रेशर इतना ज्यादा खतरनाक था कि पूरी सोल सोसाइटी उसे फील कर पा रही
थी। दूसरी तरफ चीका अपने कैप्टन को ढूंढ रहा था, जो कि चुपचाप एक जगह बैठा हुआ बोर हो रहा है, क्योंकि वो दोनों कैप्टन वहां से भाग चुके हैं। पूरी सोल सोसाइटी में यामामोटो की ज़ानपाक्टो सबसे ज्यादा खतरनाक है और उसका स्पिरिचुअल प्रेशर ऐसा है कि वो एक समुद्र को सुखा सकता है। इसके बाद वो दोनों ही अपने अपने ज़ानपाक्टो की शिकाई फॉर्म को रिलीज करते हैं। पूरी सोल सोसाइटी में वो दोनों ही अकेले हैं जिनके पास डुअल ज़ानपाक्टोस हैं। कहा जाता है कि जिसके पास स्पिरिचुअल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है उसी के पास 2 ज़ानपाक्टो होते हैं। दूसरी तरफ जिडानबो को होश आता है, जो कि ओरेहिमे की मदद से अब पूरी तरह से ठीक हो गया है। तभी कुछ लोग उसे बताते हैं कि वो 5 दिन पहले ही सोल सोसाइटी के अंदर चले गए थे। ये सुन के जिडानबो परेशान होने लगता है। तभी वहां पर कुकाकू आती है और उससे कहती है कि अगर उसे फिक्र हो रही है तो वो दोनों सोल सोसाइटी के अंदर जा सकते हैं। सोईफोन और योरोइची थोड़ी देर तक आपस में लड़ने लगते हैं और योरोइची उससे कहती है कि वो पहले से काफी ताकतवर हो गई है और हमें पता चलता है कि अब सोईफोन स्टेल्थ फोर्स और पनिशमेंट फोर्स की कमांडर है। सोईफोन अपने ज़ानपाक्टो को पेड़ के अंदर घुसाती है और उसके ऐसा करते ही वहां पर स्टेल्थ फोर्स के काफी सारे मेंबर्स आ जाते हैं, लेकिन उन्हें देखकर योरोइची स्माइल करती है और एक ही झटके में उन सबको हरा देती है। इसके बाद वो दोनों ही आपस में लड़ने लगते हैं और उन दोनों की टक्कर बराबरी की थी, जिसमें वो दोनों ही घायल हो रहे थे। तभी फोन उसके पीछे आ जाती है और अपनी शिकाई फॉर्म को रिलीज करके उसके ऊपर अटैक करने वाली थी, पर तभी योरोइची वहां से गायब हो जाती है। लेकिन फोन भी बहुत तेज थी और वो उसके पीछे आकर अपनी ज़ानपाक्टो से उसे छू देती है। इसकी वजह से उसके शरीर पर एक अजीब सा निशान बन जाता है। उसी मार्क पर अगर फोन ने दोबारा हमला कर दिया तो योरोइची मारी जाएगी। इसके बाद फोन लगातार योरोइची के उसी मार्क पर हमला करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन वो हर बार किसी न किसी तरीके से बच जाती है। वो सेम जगह पर उसे तो हिट नहीं कर पाती, पर इसकी वजह से योरोइची के शरीर पर कई जगह पर वैसे मार्क्स बन गए थे। इसके बाद सोईफोन अपनी एक नई टेक्निक को यूज करने लगती है। तुमने इस टेक्निक को अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि इसे मैंने खुद बनाया है। इसे मैंने अभी अभी ही मास्टर किया है, तो अभी इसका कोई नाम नहीं है। लेकिन योरोइची उसे उस टेक्निक का नाम बताती है, जो सुन के वो हैरान हो जाती है। इसके बाद योरोइची भी उसी टेक्निक को यूज करने लगती है और उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि उसके आसपास की जमीन टूटने लगती है। वो भला मेरी बनाई हुई टेक्निक को कैसे यूज कर सकती है? योरोइची सोईफोन के ऊपर एक पावरफुल हमला करती है, और इसके बावजूद भी उसे कुछ नहीं होता, क्योंकि योरोइची ने जानबूझकर उसके ऊपर अटैक नहीं किया था। उसकी पावर्स को देखकर फोन घबरा जाती है। फोन अपनी पूरी स्पीड से योरोइची के ऊपर हमला करने जाती है, पर वो बड़ी ही आसानी से उसके हाथ को पकड़ लेती है। इसके बाद वो लगातार उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन योरोइची हर बार उससे बच जाती है। तुमने तो 100 साल पहले ही सोल सोसाइटी को छोड़ दिया था, पर फिर भी तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर कैसे हो? इसके बाद हम उसका फ्लैशबैक देखते हैं। जब वो छोटी सी बच्ची थी, योरोइची पनिशमेंट फोर्स की लीडर बनने वाली थी। वहीं जिस क्लैन से सोईफोन बिलोंग करती है, उसका काम लीडर को प्रोटेक्ट करना होता है, लेकिन अगर किसी वजह से वो उस फोर्स को ज्वाइन नहीं कर पाते तो उन्हें क्लैन से निकाल दिया जाता है और उनके नाम को भी छीन लिया जाता है। 7 साल कड़ी मेहनत करके वो उसके पर्सनल गार्ड में शामिल हो जाती है। इसके बाद योरोइची उसे ट्रेनिंग के लिए एक हॉलो से लड़ने लेकर जाती है, लेकिन फाइट के दौरान वो हॉलो उसे पकड़ लेता है और उसे खाने ही वाला था। तभी योरोइची आकर उसे बचा लेती है। ये देखकर वो दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे योरोइची को बचाना चाहिए, पर यहाँ पर उसका उल्टा ही हो रहा है। तो वो रात में भी अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देती है ताकि वो अच्छे से योरोइची को प्रोटेक्ट कर सके। तभी वहाँ पर योरोइची आ जाती है और खुद ही उसे ट्रेन करने लगती है। तुम्हें इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। इसके बाद वो उसकी गोद में सर रखकर सो जाती है और प्रॉमिस करती है कि वो दोनों हमेशा साथ में रहेंगे। ये सुन के फोन खुश हो जाती है, लेकिन इसके कुछ समय बाद योरोइची उसे छोड़कर चली जाती है। फोन उससे पूछती है कि उसने प्रॉमिस किया था, फिर भी वो उसे छोड़कर कैसे चली गई, और वो गुस्से में योरोइची के ऊपर हमला करती है, पर योरोइची आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है। लेकिन इसके बाद भी वो फोन के ऊपर हमला नहीं करती। इसके बाद फोन रोने लगती है और उससे पूछती है कि वो उसे छोड़कर क्यों चली गई। वो उसके लिए अपनी जान भी दे सकती थी, तो वो उसे अपने साथ क्यों नहीं लेकर गई। दूसरी तरफ ईबा और इकाकू लड़ते लड़ते थक गए हैं और दारू शारू पी रहे हैं, लेकिन ईबा कुछ ज्यादा ही पी जाता है और उनकी दारू खत्म हो जाती है। तो अब टाइम पास करने के लिए उनके पास लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो सबसे पहले रॉक पेपर सीजर खेलते हैं, जिसमें ईबा जीत जाता है और वो लड़ाई के लिए हाई ग्राउंड पर चला जाता है। तभी उन दोनों को एक्सिक्यूशन की जगह से एक खतरनाक स्पिरिचुअल प्रेशर फील होता है। उसे सेंस करके इकाकू पहचान जाता है कि वो इचिगो कुरोसाकी है। दूसरी तरफ इचिगो उसके साथ लड़ता जा रहा था और लड़ाई के दौरान ब्याकुया को पता लगता है कि इचिगो ने फ्लैश स्टेप को मास्टर कर लिया है, तुम मुझे ऐसे नहीं हरा सकते, तो बेहतर यही होगा कि तुम अपने बांकाई को बाहर निकालो। लेकिन ब्याकुया बस अपने फर्स्ट फॉर्म को ही रिलीज करता है और उसकी तलवार हजारों ब्लेड्स में अलग होकर इचिगो की तरफ बढ़ने लगती है, पर इचिगो अपने एक ही हमले से उसके अटैक को पूरी तरह से खत्म कर देता है, जो देखकर ब्याकुया हैरान हो जाता है। इस अटैक की वजह से उस पहाड़ के 2 टुकड़े हो जाते हैं और ब्याकुया का एक हाथ भी घायल हो जाता है।